हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का आज हम चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या काउजेज़ थे आने के और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो हो रहा था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और लास्ट में हम इसके कॉन्सिक्वेंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1757 के पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय तथा विशेष रूप से 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता के वजह के कारण 1765 में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और इस तरह अंग्रेज़ों के पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर उनके हाथ में आ गया। ये वो दौर था जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किसी नवजात शिशु की तरह लड़खड़ाते हुए बस चलना सीख ही रहा था। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कि 1773 से 1853 तक रहा, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो कि 1858 से 1947 तक रहा। लेकिन हम इसको इस वीडियो में इतने डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ डिस्कशन करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो कि 1773 में आया था। इस एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक रॉयल चार्टर के माध्यम से किया गया जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख या रॉयल चार्टर कहा जाता है। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। स्थापना के समय कंपनी की कुल जमा पूंजी 30,133 पाउंड थी और इसमें कुल 217 भागीदार थे। वैसे तो कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक होने लगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला को पराजित हो जाने के बाद भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र कंपनी का शासन स्थापित करने का एक मुख्य गढ़ बन गया। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। आइए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस करें। क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को जो क्षति हो रही थी उसी क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित एक सीक्रेट पार्लियामेंट्री कमेटी के अनुशंसा पर इस एक्ट को लाया गया था। दरअसल इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण नहीं बल्कि कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था। दरअसल ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया पहला अधिनियम या एक्ट था जिसमें कंपनी की व्याप्त दोषों को और अनुशासनहीनता को सुधारने का प्रयास किया गया और प्रशासनिक सुधार करने का प्रयत्न किया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। आइए देखते हैं इन प्रावधानों को। जैसा कि आप जानते हैं उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी सिटी थे, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन
कर दिया गया और इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। भारत के गवर्नर जनरल को युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए। बंगाल का गवर्नर जनरल, जो अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी सत्ता को यानी उसके पावर को 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। यह व्यवस्था भी की गई कि परिषद का निर्णय बहुमत से ही किया जा सकता है। परिषद के सदस्यों को नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित कर दिया गया। आइए देखते हैं गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी 4 परिषदीय सदस्य में कौन कौन शामिल थे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ आप देख पा रहे हैं। इनकी 4 परिषदीय सदस्य जो थे, सबसे पहले क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस, इनकी 4 परिषदीय सदस्य थे। गवर्नर जनरल तथा उनके 4 सदस्यीय परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। आइए देखते हैं गवर्नर जनरल और उनकी परिषद का क्या कार्य था। कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय समय पर नियम, अध्यादेश तथा विनियम के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण उच्चतम न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकता था। हालांकि इसे लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य था। इसका अर्थ ये था कि गवर्नर जनरल तो अब सत्ता में थे ही, पावर में थे ही, लेकिन वो कोई भी फैसला बहुत स्वतंत्र होकर नहीं ले सकते थे। उन्हें किसी भी फैसले के लिए अपनी परिषद पे निर्भर रहना पड़ता था। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया वह था कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, ये फोर्ट विलियम बिल्डिंग है जो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का स्थान प्राप्त करती थी उस समय। इस उच्चतम न्यायालय में दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। दीवानी बेसिकली वो मामले होते थे जिसमें मामूली वादों को निपटारा किया जाता था, जिसमें आपसी सुलह या किसी तरह की कंट्रोवर्सी को मध्यस्थता करके समाप्त किया जाता था। और फौजदारी वो मामले होते थे जो क्रिमिनल मामले होते थे, जिस तरह से किसी की हत्या करना, यानी जिस पे क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जा सकता है, यानी जिस पे दंड दिया जा सकता था, वो मामले फौजदारी मामले थे। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अवर न्यायाधीश होते थे। यह एक अभिलेखीय न्यायालय भी था। अब बेसिकली ये अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है मैं आपको बता दूं, जहां न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियों का लिखित दस्तावेज होता है। क्योंकि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी पूर्ण निर्णय की ज़रूरत हो तो उस निर्णय के सहारे किसी दूसरे वाद का निपटारा किया जाए, इसीलिए न्यायालय के सभी दस्तावेजों को और कार्यवाहियों का एक लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तत्काल में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय है। इसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरिकों तक ही सीमित था। इसके बाहर के मामलों की सुनवाई तभी हो सकती थी जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों। इस न्यायालय को वीटो शक्ति भी प्रदान थी। वीटो आप जानते हैं, वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी सहमति नहीं है, यानी वीटो का इस्तेमाल कर किसी भी ऑर्डिनेंस पे अपनी असहमति प्रकट की जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस उच्चतम न्यायालय में किसी तरह के निर्णय का कोई खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस निर्णय के अगेंस्ट जाना चाहते थे तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी।
आइए 1774 के फोर्ट विलियम उच्चतम न्यायालय के बारे में जाने। दरअसल सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ये देख पा रहे हैं आप, ये सर एलिजा इम्पे। इसके अलावे लेमेंस्टियर, रॉबर्ट चैम्बर और जॉन हाइड इनके अधीनस्थ न्यायाधीश थे। 1773 के इस चार्टर के द्वारा भारत में बहुमत के निर्णय को मान्यता मिली तथा कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हो गया। तो दरअसल आपको मैंने बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसका सिर्फ यही मकसद था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक ऐसा लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया जिसमें भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। यह अधिनियम 11 वर्षों तक अमल में रहा और इसके स्थान पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। यानी ये कॉन्क्लूजन निकल के आता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूरी तरह से सफल एक्ट नहीं माना जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस एक्ट में, चूँकि इस एक्ट का लाने का मकसद था रेगुलेट करना, मॉनिटरिंग करना, लेकिन ये अपने इस काम में भी सफल नहीं हो पाया और फिर से इस रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए और इसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के दोबारा एक एक्ट लाया गया जिसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट की क्या पृष्ठभूमि तैयार हुई, हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट आने का क्या परिणाम कारण था और कारण के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे और इंडियंस पे, और उसके बाद इसका क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में एडिक्शन आईएएस क्लासेस का एक डिटेल नोट्स जो मैंने आपको बताया है। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और याद रखिए कि आपका किया हुआ कमेंट